नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड की यूट्यूब क्लास में। मैं शुभम सिंह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संविधान पढ़ाने के क्रम में एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज हमारी संविधान की दूसरी क्लास है, जिसमें हम संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ाई करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें हम आपको 1783 से लेकर के 1858 तक के एक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी से अवगत कराने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 1781 के एक्ट तक हम आपको बता दिए हैं कि 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम कैसा था, जिसमें 1773 के एक्ट में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। हालांकि सारी कमियां दूर नहीं हो सकी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 1783 में एक आप समझ सकते हैं फॉक्स बिल के नाम से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था ब्रिटेन की संसद में, लेकिन वो पास ना हो सका। उस विधेयक के पास न होने के कारण वहाँ की गठबंधन की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था, जो कि एक बड़ी बात है। किसी दूसरे देश से संबंधित विषय पर अगर कोई विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है और वह विधेयक पास न हो सके और ब्रिटेन की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ जाए, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। 1783 में एक बिल रखा गया जिसे हम बोलते हैं फॉक्स बिल। आप लोग जानते रहिएगा, 1783 में जेम्स फॉक्स और लॉर्ड नाथ की गठबंधन की सरकार थी। उनकी लॉर्ड नाथ प्लस जेम्स फॉक्स, इनकी गठबंधन की सरकार थी। इनकी सरकार के द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत किया गया ब्रिटेन की संसद में, जो कि पास ना हो सका, और वह विधेयक जो था भारत से संबंधित था। परिणाम स्वरूप इनकी गठबंधन की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। ये काफ़ी बड़ी बात है और इसके बारे में आपको और अधिक नहीं जानना है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स जो है आप लोग समझिएगा, 1783 के पहले जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो एडवर्ड पिट्स थे, और जो 1784 में प्रधानमंत्री हैं वो विलियम पिट्स हैं। ठीक है, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, इनके द्वारा क्या क्या बदलने का प्रयास किया गया, आप लोग चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो थे विलियम पिट्स। विलियम पिट्स। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कंपनी के इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कार्य को पूरी तरीके से दो भागों में बांट दिया गया। अर्थात आप अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप समझें तो कंपनी के हाथों से कुछ अधिकार ब्रिटेन की सरकार के द्वारा छीने जा रहे थे, यहाँ पे छीन लिए गए। ठीक है, कंपनी के कार्य को दो भागों में बांट दिया गया। एक जो भाग है यहाँ पे आप बोल सकते हैं व्यापारिक कार्य। व्यापारिक कार्य कंपनी का जो मूल उद्देश्य था, जो मूल रूप से वो करने आए थे, उनको वही काम दिया गया। व्यापारिक कार्य कौन करेगा? कंपनी। ठीक, मतलब गवर्नर जनरल अर्थात उनकी परिषद, ठीक है, वो व्यापारिक कार्य को देखेंगे। उसके बाद जो हुआ राजस्व, सैनिक और सैन्य, राजस्व, सैनिक और राजनैतिक मामले जो है, इन मामलों को इनसे अलग कर दिया गया। इन मामलों पर अब कौन कार्य करेगा? इन मामलों पर कार्य करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे हम बोलते हैं BOC। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें टोटल 6 सदस्य होते थे। एक जो है एक्सचेकर ऑफ चांसलर, एक जो है राज्य सचिव, और 4 जो है प्रिवी काउंसिल के सदस्य।
प्रिवी काउंसिल के सदस्य। प्रिवी काउंसिल क्या होती है आप लोग समझिएगा। ब्रिटेन की राजा को सलाह, ब्रिटेन के सम्राट को सलाह देने के लिए एक बोर्ड होता था, सलाहकारी बोर्ड होता था, एक परिषद होती थी जिसमें कुछ बुजुर्ग टाइप के नेता होते थे जो काफ़ी अनुभवी और काफ़ी उम्र दराज होते थे, उनको काफ़ी अनुभव होता था फील्ड में। तो उनकी एक परिषद थी, उसको हम बोलते थे प्रिवी काउंसिल। उसमें से 4 लोगों को इसमें रखा गया था और एक राज्य सचिव पद था और एक्सचेकर ऑफ चांसलर था। ये जो एक्सचेकर ऑफ चांसलर हैं ये बीओसी के हेड होते थे। इसमें टोटल कुल मिलाकर के 6 सदस्य होते थे। इनका काम था राजस्व संबंधी, मतलब लगान वगैरह कहाँ से कैसे वसूलना है, कैसे क्या करना है, इनका काम था। सैनिक मामला इनका काम था और राजनीतिक मामला इनका काम था, ठीक। और कंपनी का मामला सब पूरा अलग कर दिया गया, व्यापारिक कार्य इनका देखना हो गया, ठीक है। अब चलिए आपको बताते हैं 1784 के एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होते थे, उस सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, अर्थात 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या, परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कम करते हुए 3 कर दिया गया, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर उसके आगे अगला फैक्ट हम बताते हैं। इसमें एक सुझाव दिया गया था कि यार कुछ जो है कंपनी को सुझाव दिया गया ब्रिटेन की सरकार के द्वारा कि कुछ आप लोग अस्थायी बंदोबस्त करिए। जो पैसा आ रहा है छुटपुट, इससे काम नहीं चलेगा। पैसा एक फिक्स अमाउंट और निरंतर कंटिन्यू आना चाहिए, वो सही रहेगा। तो कुछ अस्थायी बंदोबस्त करिए। 84 के बाद 1786 के एक्ट के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में लाया गया और उनको गवर्नर जनरल तथा कुछ उनके अलावा भी कुछ गवर्नर जनरल के कुछ अधिकार और कुछ अन्य अधिकार उसको दिए गए। तत्पश्चात 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त किया जाता है, अर्थात मसबदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं को लागू किया जाता है। उसके बाद आप लोग समझेंगे कि इन सब व्यवस्थाओं के लागू करने के बाद ही जो है एक फिक्स अमाउंट उनकी अच्छी खासी इनकम होने लगी कि जो भूमि होती थी, भूमि कर वगैरह लेने लगे लगान के रूप में, उससे इनका काफ़ी जो है विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, ठीक। तो आप लिख सकते हैं 1786 के एक्ट के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत लाया गया। और तत्पश्चात 1793 में अस्थाई बंदोबस्त किया गया। अस्थाई बंदोबस्त किया गया। इतना आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। इसको मिटा दें। उसके बाद आता है 1793 का एक्ट। 1793 का एक्ट 1793 के एक्ट में आप लोग केवल एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो बीओसी के सदस्य होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य होते थे 6 लोग, ये एक संस्था है जो कि ब्रिटेन में बैठती है प्रशासन के लिए। कंपनी के प्रशासन के लिए एक ऐसी संस्था है जो ब्रिटेन में बैठ रही है। इनका वेतन, ये बैठ तो रहे हैं ब्रिटेन में, लेकिन इनका वेतन जो दिया जाने लगा वो भारत के राजस्व से दिया जाने लगा, भारत के राजस्व से, भारत के आय से इनका वेतन जाने लगा। तो ये एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे हम दूसरा देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम 1813 का एक्ट, चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया? इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को प्रतिबंधित किया गया, लेकिन वो पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया गया। तो आप लोग एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को प्रतिबंधित किया गया, परंतु चीन प्लस चाय के व्यापार को छोड़कर
कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से रोका गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार करने के संदर्भ में और चाय का व्यापार करने के संदर्भ में कंपनी का एकाधिकार बना रहा। एकाधिकार का तात्पर्य होता है कि जब किसी भी विषय पर किसी एक संस्था का अधिकार हो तो बोलते हैं एकाधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। एकाधिकार का मतलब ब्रिटेन से उसके अलावा कोई और कंपनी व्यापार के लिए भारत में नहीं आएगी, इसको बोलते हैं एकाधिकार प्राप्त होना। जब एकाधिकार खत्म किया गया तो ब्रिटेन की बहुत सारी कंपनियां भारत आने लगी और भारत का कपड़ा उद्योग ठप पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे देसी तरीके से बनाया जाता था कपड़ा, हाथ से बनाया जाता था, जिसमें लागत ज़्यादा लगती थी और समय ज़्यादा लगता था। जब ब्रिटेन की बहुत सारी अत्याधुनिक कंपनी भारत में आई, उनका प्रवेश हुआ, उनका आगमन हुआ, तो वो लोग मशीन से मशीनीकरण किए, यहाँ पे मशीन से कपड़े को बनाने लगे और उनका लागत कम आता था, उनकी मार्जिन ज़्यादा होती थी, इसलिए उनका विकास हुआ और भारत की कंपनियां ठप हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इस एक्ट के माध्यम से एक और परिवर्तन किया गया। इसमें कहा गया, एक आदेश दिया गया कि अब 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्चा किया जाएगा। भारत में शिक्षा पर खर्चा किया जाएगा प्रतिवर्ष। क्यों? क्योंकि भारत में अनपढ़ और अजागरूक लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी। जो जागरूक नहीं थे तो उनका मानना ये था कि जब तक भारतीयों को हम शिक्षित नहीं करेंगे तब तक उनका शोषण नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष वो निर्णय लिए कि शिक्षा पर खर्चा करेंगे, हम शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कला इत्यादि मदों पर हम खर्चा करेंगे और भारतीयों को शिक्षित करेंगे, तब उसके बाद उनका शोषण करेंगे। उसके बाद इसमें एक और चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई। भारत आने की छूट दी गई। ईसाई मिशनरी सामान्यतः आप समझ सकते हैं कि धर्म प्रचार के लिए एक संस्था होती है। ईसाई धर्म प्रचार के लिए एक संस्था है जो भारत में आएंगे तो ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और कुछ लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि ईसाई धर्म स्वीकार करिए, उनको लालच देगी और तमाम चीज़ें। ठीक है, तो ईसाई मिशनरियों को जब ये लोग छूट दे दिए कि भारत आ सकती हैं, तो वो लोग भारत में आने के बाद उनका क्या रवैया रहा यहाँ पे आने के बाद कि कुछ गरीब लोगों को प्रोत्साहित करना अपने धर्मांतरण कराने के लिए कि हाँ आप ईसाई धर्म को स्वीकार कर लीजिए, आपको हम भूमि देंगे, इसके बदले आपके बच्चे को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे और अन्य तमाम प्रकार के लाभ दिए लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सब चीज़ हुआ। ठीक, तो 1813 के एक्ट में आपको बस इतना ही चीज़ें याद रखनी है। चलिए उसके आगे हम देखते हैं 1833 का एक्ट। इसको मिटा देते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं 1833 का एक्ट, चार्टर एक्ट। इसके माध्यम से क्या किया गया? इसके माध्यम से देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और सबसे पहला भारत का सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस एक्ट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। मैंने आपको बताया 1784 के एक्ट में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती थी वो ब्रिटिश क्षेत्र कहा जाने लगा, क्योंकि उनका काफ़ी विस्तार हो गया था। तो इस 1833 के एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को अब हम भारत का गवर्नर जनरल बोलेंगे। और सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल बनने वाले कौन हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंग हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो इसमें फैक्ट है आप लोग समझिएगा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर पूछा जाएगा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध कब लगाया गया, तो 1833, और आंशिक रूप से कब लगाया गया, तो 1813।
1813 में जब प्रतिबंध लगाया गया था तो चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार के संदर्भ में उनका एकाधिकार बना रहा था, वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया गया था। लेकिन जो 33 में ख़त्म किया गया पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया कि अब भारत में ब्रिटेन की और बहुत सारी कंपनियां व्यापार करने के लिए आ सकती हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग समझिएगा। चलिए उसके बाद अब क्या देखते हैं, इसमें सुझाव दिया गया, इसमें आदेश दिया गया, इसमें निर्देश दिया गया कि दासों की दास प्रथा थी ना, पहले दास प्रथा थी, तो दासों की स्थिति में सुधार लाइए, दासों की स्थिति में सुधार लाइए, इसमें दिया गया था, निर्देश दिया गया था। उसके बाद क्या होता है कि 1843 में, 33 के बाद 10 साल बीत गए, तो 43 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो इसमें बोला गया था इस एक्ट में कि दासों की स्थिति में सुधार लाइए। तो 1843 में क्या हुआ कि लॉर्ड एलनबरो के द्वारा पूरी तरीके से दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और सबसे पहले दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लेकिन जो पूरी तरीके से बंद करने का काम किया गया वो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया। ठीक है, इतना आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और आगे फैक्टर्स को हम देखते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, आपको हम बताए थे कि गवर्नर जनरल प्लस उनकी परिषद होती थी, इसमें एक विधि सदस्य जोड़े गए, विधि सदस्य जोड़े गए। ठीक, क्या करने के लिए? देखिए, गवर्नर तथा उनकी परिषद जो थी कानून बनाने का काम करते थे उस समय। तो कानून बनाने के संदर्भ में इनको काफ़ी कानून की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा कानून कैसे क्या किया जाए। तो इसलिए एक एक कानून के अच्छे जानकार थे। ठीक है, लॉर्ड मैकाले, ठीक, लॉर्ड मैकाले अच्छे कानून के जानकार थे। इनको गवर्नर जनरल तथा उनकी परिषद में शामिल किया गया। जब कभी इनकी परिषद कानून बनाएगी तो इनको विशेष रूप से आमंत्रित करके कानूनी सलाह ली जाएगी कानून बनाते समय। और जब कभी केवल ये प्रशासनिक कार्य लोग करते थे, गवर्नर तथा उनकी परिषद, तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये चाहें तो ऐच्छिक रूप से यहाँ पे जा सकते थे, लेकिन इनको मतदान देने का अधिकार नहीं था, मतदान करने का अधिकार नहीं था। ऐच्छिक रूप से ये चाहें तो जा सकते थे इनके बैठक में, लेकिन इनको मतदान करने का अधिकार नहीं था। इनकी आवश्यकता तब पड़ती थी विशेष रूप से जब ये लोग विधि बनाते थे, कानून बनाते थे, तो इनको बुलाया जाता था कि आप हमें कानूनी तरीके से आप हमें जो है सलाह दीजिए कि हम किस प्रकार से कानून का निर्माण करें। ठीक है, तो ये आप लोग समझिएगा। और इसीलिए अब ये विधि सदस्य हैं, तो इनकी सहायता के लिए इनके अंतर्गत 4 लोग काम करते थे। विधि सदस्य के अंतर्गत जो है 4 लोग काम करते थे। तो इनका एक आयोग बना, जिसे हम बोले विधि आयोग। विधि आयोग, अगर आपसे पूछेगा कि विधि आयोग का गठन किस एक्ट के माध्यम से किया गया, तो आप बताइएगा 1833 के माध्यम से विधि आयोग का गठन किया गया। और उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। ये प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। और ये तो था ब्रिटिश भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। उसके बाद ये काम करते रहे। इनको निर्देश दिया गया कि आप लोग भारत में जो कानून की व्यवस्था है बहुत बेकार है, इस कानून की व्यवस्था में कुछ सुधार करिए। तो इनको काफ़ी समय लग गया, 1833 से लेकर के 1860 तक इनको इतना समय लग गया। फिर 1860 में आईपीसी बनकर के तैयार हुआ, इंडियन पेनल कोड तैयार हुआ। उसके बाद फिर आईपीसी में आप लोग वर्तमान समय में पढ़ ही रहे होंगे कि तमाम प्रकार की धाराएं हैं, कानून हैं, बताए गए हैं। उसमें अपराधों के बारे में वर्णन है, अपराधों के दंड के बारे में वर्णन है, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये तो था ब्रिटिश भारत का विधि आयोग। जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग कब स्थापित किया गया, लोग ये चीज़ आप लोग जानते रहेगा।
तो स्वतंत्र भारत का प्रथम जो विधि आयोग है वो 1955 में गठित किया गया और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़ उसके अध्यक्ष थे। इन्हीं को भारत का प्रथम महान्यायवादी भी बनाया गया। इसको मिटाते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया। ठीक है। विधि आयोग का काम होता है समय समय पर कानून बनाने के संदर्भ में संसद को सलाह देते रहना, ठीक है, एडवाइस देते रहना, इनका ये काम होता है। ठीक। 1853 का एक्ट, 1853 के एक्ट के माध्यम से वो जो पहला फैक्ट है आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्यों की संख्या होती थी 24 होती थी, उसको घटा करके 18 कर दिया गया। तो ये चीज़ ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा यहाँ पे एक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना की गई जिसमें कुल 12 सदस्य थे और इनका जो कार्य था कानून बनाना। देखिए यहाँ पे कंपनी को फिर से बांटा जा रहा है। कंपनी, विधायी कार्य अब कौन करेगा? विधान परिषद। और प्रशासनिक कार्य जो है गवर्नर इत्यादि लोग करेंगे। ठीक है। तो अगर आप समझें तो जो वर्तमान भारतीय संसद है जिसमें विधायिका है, विधायिका उसको हम बोल सकते हैं, विधि बनाने का काम होता है, उसका जन्म यहीं से हो रहा है। वर्तमान विधायिका का जन्म समझ लीजिए यहीं से हो रहा है, यहीं से प्रेरित है। जैसे वर्तमान भारत में कार्यपालिका का काम अलग है, विधायिका का काम अलग है, न्यायपालिका का कार्य अलग है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए एक कार्यकारी मंडल होता था, गवर्नर जनरल तथा उनके परिषद वगैरह होते थे, और विधायी कार्यों को संपादित करने के लिए, पूरा करने के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की गई जिसमें 12 लोग होते थे। ठीक है। तो इतना आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार खुली प्रतियोगिता परीक्षा कराए जाने की बात कही गई और उसके संदर्भ में एक आयोग बनाया गया। तो आप लोग जान लीजिएगा। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके पहले जो भर्ती होती थी, कंपनी के कर्मचारियों की जो भर्ती होती थी, नियुक्ति होती थी, उसमें रंग, नस्ल इत्यादि चीज़ों के आधार पर वो लोग भेदभाव कर देते थे। लेकिन अभी यहाँ पे सुझाव दिया गया था, 1833 का एक्ट में सुझाव दिया गया था कि रंग, नस्ल, जाति इत्यादि आधारों पर भेदभाव मत करिए। तो फिर इसको मद्देनज़र आप लोग समझ सकते हैं 1853 के एक्ट के माध्यम से खुली प्रतियोगिता परीक्षा कराए जाने की बात कही गई और शुरुआत की गई। इसके संदर्भ में 1854 में एक मैकाले समिति गठित किया गया। मैकाले समिति गठित किया गया जो कि सिविल सेवा से संबंधित है, सिविल सेवा से संबंधित है। ठीक। तो 1853 के एक्ट में आप लोग इतना ही ध्यान रखिएगा। चलिए उसके आगे हम देखते हैं 1858 का एक्ट।
1858 का एक्ट। यह एक्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़े होंगे, 1857 की क्रांति पढ़े होंगे, जिसमें देश में बहुत उथल पुथल हुआ, बहुत विद्रोह हुआ, बहुत मारकाट हुआ, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कंपनी के शासन को पूरी तरीके से हम भारत में समाप्त कर दें और अब जो शासन करना है अब स्वयं ब्रिटेन की सरकार करेगी, अर्थात कंपनी के हाथ से सारे अधिकार छीन लिए गए और उनके शासन को भारत में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब 1858 के बाद से जो शासन किया जाएगा वो ब्रिटेन की सरकार द्वारा किया जाएगा। अभी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, भले ही ब्रिटेन से नियंत्रण हो रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जो शासन चल रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चल रहा था। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से यहाँ से हटा दिया जाएगा और ब्रिटेन की सरकार द्वारा शासन किया जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण हैं। 1857 की क्रांति प्रमुख ये एक बड़ा कारण हो सकती है, ठीक है। इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण थे, ठीक। चलिए इसमें आपको बताते हैं। अब इस एक्ट के माध्यम से जो पहला फैक्ट है आप लोग को ध्यान में रखना है कि अब इस अधिनियम के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय बोला जाएगा। क्यों? वायसराय शब्द का अर्थ जो होता है ये इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि जब भारत का गवर्नर जनरल अब ब्रिटेन के सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा तो इसलिए उनको कहा जाएगा वायसराय, ठीक। भारत का गवर्नर जनरल अब कहा जाएगा वायसराय। सबसे पहला भारत के गवर्नर जनरल जो वायसराय बना वो क्या था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था, ठीक। वायसराय क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो गवर्नर जनरल थे अब 1858 से जब इनकी कंपनी का शासन छीन लिया गया है तो गवर्नर जनरल अब ब्रिटेन के सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? जैसे विधायक हैं तो विधायक अगर किसी जगह उपस्थित नहीं हैं तो विधायक की जगह प्रतिनिधि होते हैं, वो कार्य कर लेंगे, ठीक है। इतना आप लोग समझिएगा, ठीक। चलिए उसके बाद आप लोग को बताते हैं। आप लोग पढ़े होंगे COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 से घटा करके 18 किया गया था, 18 सदस्य, और BOC जिसमें 6 सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ठीक है, और तमाम चीज़ें जो थी, प्रिवी काउंसिल 4 सदस्य और एक राज्य सचिव। तो ये सिस्टम और ये सिस्टम इनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इस संस्था को ही ख़त्म कर दिया गया और एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव नया पद बनाया गया। एक नए पद का सृजन किया गया जिसका नाम है भारत सचिव, और उसकी सहायता के लिए 15 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, जिसको हम बोले भारत परिषद बोले, ठीक। इसको हम मिटाते हैं। एक नए पद का सृजन हुआ, इसका नाम है भारत सचिव, और इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक समिति बनाई गई जिसको हम बोले, क्या बोले? भारत परिषद बोले। इसमें से जो 8 सदस्य हैं वो क्राउन के द्वारा ब्रिटेन की संसद के द्वारा चुने जाएंगे, ब्रिटेन के संसद द्वारा चुने जाएंगे। और जो इसमें से 7 सदस्य हैं वो कंपनी के डायरेक्टरों के द्वारा, कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा चुने जाएंगे। और जो टोटल 15 लोग हैं, 15, इसमें से 9 लोगों का ऐसा होना अनिवार्य है कि वो कम से कम भारत में 10 वर्ष कार्य कर चुके हों और उनको भारत छोड़े भी 10 वर्ष से अधिक ना हुआ हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में 10 वर्षों तक कार्य किया हो कंपनी के कर्मचारी के रूप में, कार्य करने का मतलब भारत के बारे में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और भौगोलिक तथ्यों के बारे में उसको जानकारी हो, उसको अनुभव हो, और उसको भारत छोड़े हुए भी 10 वर्ष से अधिक ना हुआ हो कि यहाँ की सारी चीज़ें पहले से बहुत भिन्न हो जाएं। तो ये बात समझिएगा, 9 लोगों का ऐसा होना अनिवार्य था जिसको 10 वर्ष का अनुभव हो भारत में और उसको भारत छोड़े भी 10 वर्ष से अधिक ना हुआ हो। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो बस इस एक्ट में बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है।
तो आज की क्लास के माध्यम से बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को समझ में आया हो, तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारा क्या, हमारा और आपका ही वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ साझा करें, जिससे हम आपके लिए निरंतर ही ऐसे मेहनत कर पाएँ, ठीक है। धन्यवाद।